नमस्कार, दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद केंद्र सरकार हुई सतर्क। नोएडा में सिरप को बनाने वाली कंपनी मेरियन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियों पर लगाई गई रोक। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं में 0.3% से 1.1% की गई वृद्धि। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालयों का किया निरीक्षण। कहा, सभी को मिलेगा प्रदेश की लाभकारी योजनाओं का लाभ। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड और कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़कने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नोएडा में सिरप को बनाने वाली कंपनी मेरियन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, जांच चल रही है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के औषधि विभाग के एक दल ने 29 दिसंबर को नोएडा में मेरियन बायोटेक कंपनी में निरीक्षण किया था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्तीय वर्ष चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बजट योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% हो गई है और यह 120 महीनों में परिपक्व होगा। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर अब 6.6% हो गई है। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगली खबर वाराणसी से है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, प्राथमिक एवं जूनियर बेसिक विद्यालय का निरीक्षण किया। स्वयं सहायता समूह स्टॉल एवं दीदी कैफे का अवलोकन करने के पश्चात पूरा चौपाल लगाकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का सत्यापन एवं समस्याओं से रूबरू हुए। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर आवास और पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जहां पर पहले परेशान रहते थे, पर अब वो लोग खुशहाल जीवन की ओर बढ़ गए हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी की माता जी के निधन दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते, पूरा देश भी प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपना परिवार मानता है। और यह जो दुखद निधन हुआ है, इससे पूरा देश दुखी है। पहले हम लोग कार्यक्रम कैंसिल करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं, पूज्य माता जी भी कर्मयोगी थी, तो उन्होंने उनको अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद फिर देश की सेवा में प्रधानमंत्री जी लगे, इसलिए हम लोगों ने भी चौपाल का कार्यक्रम यथावत रखा। यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए मुख्यमंत्री लगातार देश के शीर्ष उद्योगों को यूपी में निवेश करने के लिए साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सेंटर मेरठ के उद्यमी भी इन्वेस्टर्स समिट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी को लेकर कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल लगातार मेरठ के उद्योग जगत के व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़कर समिट में हिस्सा लें और देश के लिए योगदान दें। इसी के चलते मेरठ के प्रमुख उद्यमियों ने इन्वेस्टर्स समिट के लिए 3500,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया और इसे आगे बढ़ाने की बात भी कही।
जिला उद्योग केंद्र के अनुसार मेरठ अपना टारगेट पूरा करने में कामयाब रहेगा। इसी के मद्देनजर मोहकमपुर IIA भवन में उद्यमियों के साथ संवाद और चर्चा का आयोजन किया गया। समझ नहीं है जो हमारा विभाग है स्किल डेवलपमेंट का, तो उनका हमें स्किल मैपिंग करनी है। इस इंडस्ट्री के लोग हमारे स्किल्ड बच्चों को अपने यहाँ जॉब दें, ये लोग जाकर के उन बच्चों को मोटिवेट करें, स्कूल में जाएं, कॉलेजों में जाएं। मैं इनसे निवेदन करूंगा अभी मैं बातचीत में कि जितनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो सब इंडस्ट्रिस्ट कॉलेजों में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें, कैसे उनका विजन होना चाहिए, कैसे आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में जा। और अब बात कोविड की। संभावित कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए हाथरस जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि कोविड-19 का संक्रमण कुछ देशों में आ चुका है और कुछ मामले में हमारे देश में भी मिले हैं, जिसे देखते हुए जनपद में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और अन्य विभागों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करें और वैक्सीन की सभी डोज जरूर लगवा लें। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर शीतलहर को देखते हुए भी जिले में 11 स्थानों पर रैन बसेरा संचालित हैं। हम लोग जानते हैं कि कोविड का भी एक संक्रमण कुछ देशों में आ चुका है और कुछ एक केसेस हमारे देश में भी मिले हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि कोविड के संबंध में समस्त आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और अपनी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। जनपद में 11 जगह पे रैन बसेरे संचालित हैं और 96 सार्वजनिक स्थानों पे अलाव जलाए जा रहे हैं, जिनकी सूची भी संबद्ध तहसीलों में उपलब्ध है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा भी एवं NGOs द्वारा भी कंबल वितरण किए जा रहे हैं। जनपद वासियों से जनहित में अपील है कि जहां भी प्रशासन से द्वारा संचालित रैन बसेरे और अलाव है उनका उपयोग करें और जो व्यक्ति इनके बारे में नहीं जानते हैं उनको उसके बारे में बताएं। इसके अतिरिक्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि माध्यमों से शीतलहर इत्यादि के दौरान क्या करें और क्या न करें, इसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। साथ ही जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के लिए SDM, तहसीलदार, BSA आदि को निर्देशित भी कर दिया गया है। अगली खबर आगरा से है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के 41वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन खंडारी स्थित JP सभागार में किया गया। अधिवेशन के समापन समारोह का शुभारंभ केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के वार्षिक अधिवेशन में फिलीपींस, नेपाल सहित देश के 50 विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा 23 से अधिक युवा वैज्ञानिकों को अलग अलग कैटेगरी के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सर्वोत्तम मौखिक प्रस्तुति के लिए रिनी और कृष्ण त्यागी को प्रोफेसर CP भसीन अवार्ड, कार्बनिक रसायन के लिए शिवानी चौधरी को प्रोफेसर GL तलेसरा अवार्ड, उत्कृष्ट मौखिक प्रस्तुति के लिए विजय जैन को डॉक्टर RPS चौहान अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश और विदेश के यहाँ शोधार्थी, शिक्षक और केमिस्ट्री के विषय विशेषज्ञ, खासतौर से 50 विश्वविद्यालय से ऊपर के लोग आए। अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और इस चर्चा से नॉलेज एक्सचेंज भी होगी और नॉलेज को एक्सचेंज ही करना चाहिए। और पुरानी संस्था 41वीं हुई है, तो ऐसे ये भी पता चलता है कि दुनिया भर में क्या शोध हो रहे हैं और हम कहाँ पर हैं और हम अपने अनुभव उनसे शेयर करते हैं, उनके अनुभव लेते हैं, इससे ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसमें एक तरफ तो जहाँ पर डिफरेंट जो भी विश्वविद्यालयों में जो काम हो रहा है और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उनको आपस में एक्सचेंज करने का, नॉलेज एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और दूसरा जो यहाँ के छात्र हैं उनको भी एक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं, सुविधाओं का एक्सचेंज हो सकता है, कोलैबोरेशंस होंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नर्सिंग कैडेट्स के 5वें बैच का कमीशनिंग समारोह 31 दिसंबर 2022 को OTC ड्रिल स्क्वायर AMC सेंटर एवं कॉलेज लखनऊ में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मेजर जनरल पंकज P राव, कमांडेंट कमान अस्पताल मध्य कमान लखनऊ ने 30 नर्सिंग कैडेटों को प्रतिष्ठित सैन्य नर्सिंग सेवा में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया। ब्रिगेडियर R जयंती, प्रिंसिपल मेट्रन कमान अस्पताल मध्य कमान लखनऊ ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को प्रतिज्ञान की शपथ दिलाई। स्कूल ऑफ नर्सिंग कमान अस्पताल मध्य कमान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी।
और बाद में वर्ष 2014 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अपग्रेड किया गया था। कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से संबद्ध है। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा को ऑलराउंड बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट घोषित किया गया और लेफ्टिनेंट भावना मेहरा को बेस्ट क्लिनिकल नर्स घोषित किया गया। ये बहुत ही शानदार इनका प्रदर्शन रहा है इस परेड ग्राउंड पे भी और इनका एकेडमिक्स में भी, और मैं इन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आगे जाके हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अच्छा काम करे, तरक्की करे और अपनी देश की सेवा करे। कि मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से आज मुझे ये मौका मिला दुनिया की सबसे बेस्ट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कमीशन होने का। और यहाँ पे हमारे टीचर्स, हमारे ट्यूटर्स जिन्होंने मेरा साथ दिया मुझे ये सब अचीवमेंट हासिल करने में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगली खबर वाराणसी से है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए नए साल पर पूरे देश से श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, काशीवासी भी भारी संख्या में दर्शन करने वालों में होते हैं। साथ ही नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लोग पूरे उत्साह में होते हैं। इन सभी लोगों की सुरक्षा के लिए वाराणसी पुलिस तत्पर और मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। चाक चौबंद व्यवस्था है पुलिस की वाराणसी में। बात करने के लिए हम लोगों के साथ मुथा अशोक जैन जी हैं जो कमिश्नर आप पुलिस वाराणसी हैं। सर, क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? दोनों दिनों के लिए, आज रात के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए और कल जो मंदिर में संभावित भीड़ है, दोनों के लिए हमने व्यवस्था की है। आज के लिए ऑलरेडी हमने कल से ही कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसमें कल ब्रेथ एनालाइजर से भी चेकिंग की गई और कई जगह ओवर स्पीडिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रात्रि में जो जहाँ कार्यक्रम होते हैं उनके आयोजकों से वार्ता कर ली गई है, पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली ट्रैफिक चले और कोई शराब पी के हुड़दंग न करे, इसके लिए डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा कल जैसा कि आपने बताया, पिछले साल काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ आई थी, इस साल भी अच्छा फुटफॉल एक्सपेक्टेड है और उस सभी को दर्शन करने की आकांक्षा रहती है। इसमें सहयोग करने के लिए हम तत्पर है। ये बैरिकेडिंग की गई है जो लग चुकी है। मैं कल शाम को गया था और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया अधिकारियों के साथ में। तो जो भी 4 रूट है उन सब पे ड्यूटीज़, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लग रही है नॉर्मल के अतिरिक्त, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो भी दर्शन करने आ रहा है उसको हम अच्छे वातावरण में उनको दर्शन करा सकें। पूरा प्रयास होगा पुलिस का कि जो भी दर्शन करने आ रहे हैं वो अच्छे वातावरण में दर्शन कर सकें, और यही तो प्रयास होता है पुलिस का कि जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धापूर्वक अच्छे से दर्शन कर सकें बाबा विश्वनाथ का। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। बांदा जनपद के रामपुर गांव में बोरवेल में गिरे किसान को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के नजदीक अब तक लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक बोरवेल में फंसे किसान को टीम द्वारा रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। रामपुर गांव के बाहर खेत पर बने एक बंद सरकारी ट्यूबवेल के बोरवेल के नजदीक से 28 दिसंबर को एक बुजुर्ग किसान के कपड़े और जूते मिले थे। जसपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम राम प्रसाद वर्मा है, वो लगभग 27 तारीख की शाम से गायब थे। 28 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसके कपड़े पुराने बोरवेल में रखे हुए हैं, पुलिस ने आकर देखा, गांव वालों से तस्दीक कराई तो वो कपड़े राम प्रसाद वर्मा के हैं। बोरवेल के अंदर एक डेड बॉडी दिखाई दे रही है जो लगभग 50 से 60 फुट के बीच में गहराई में फंसी हुई है। संभवतः उम्मीद की जा रही है कि ये बॉडी राम प्रसाद वर्मा की हो। एसडीआरएफ को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बॉडी रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर मुरादाबाद से है। जनपद मुरादाबाद में गरीब लोग अब बेहतरीन गुणवत्ता परक आवास में अपना जीवन गुजार रहे हैं। गरीब लोग कहते हैं कि यह
तब संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी शहरी आवास योजना के चलते अब मौसम की मार का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर चाहे अब कड़कड़ाती ठंड पड़े या चलचलाती गर्मी या फिर चाहे बरसात ही क्यों ना हो, जबकि पहले हमें हर मौसम में काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। सर्दी के मौसम में तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास मिलने से इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। पहले तो ऐसा था कि हम किराए वगैरह पे पड़े हुए थे और कुछ जैसे रोड पे झुग्गियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। ये जो लोग हैं गरीब तादाद के, जैसे सर्दी गर्मी और बरसात सभी मौसम हमको झेलने पड़ते थे इसमें गरीब योजना के हिसाब से। अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और राज्य के योगी सीएम जी जो हैं, इन्होंने जो योजनाएं निकाली हैं हमारे लिए शहर और देहात के लिए, उस योजना का काफ़ी अच्छा हमें परिवार को, जो इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं शाहपुर तिगरी, प्रधानमंत्री आवास शाहपुर तिगरी में जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं सब खुशी और खुशहाल का जीवन जी रहे हैं। पहले हम झोपड़ी में रहते थे, पानी टपकता था और परेशानी में रहते थे। अब जब कमरे में आज मतलब जब से मतलब थोड़ा बड़ा शांति मिली। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकारी स्तर पर जहां एक तरफ परिषदीय विद्यालयों में भी इंग्लिश मीडियम से शिक्षा देने का काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने शिक्षकों को भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। रायबरेली में गदागंज ब्लॉक के अंबारा मतई में कंपोजिट स्कूल अपनी शिक्षा को लेकर आसपास चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि पहले विद्यालय में बच्चों की संख्या 126 ही थी, लेकिन उनके आने के बाद शिक्षा पर उन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में संख्या 567 है। इस विद्यालय में वो सारी सुविधाएं आसानी से देखने को मिल जाएंगी जो एक कॉन्वेंट विद्यालय में होती हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में विद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा देने का कार्य भी किया है। आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे बच्चे हमारे बताए हुए पथ चिन्हों पर आगे निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ब्लॉक में अगर जिले स्तर पर प्रतिनिधित्व होता है गेम में या फिर क्विज कंपटीशन में, तो पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व केवल हमारा कंपोजिट विद्यालय अंबारा मतई ही करता है। आजमगढ़ में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आजमगढ़ में 5 दिवसीय रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले इस रंग महोत्सव का आयोजन रंगमंच व ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा देश व समाज में राष्ट्रीय एकता, अखंडता व लोक कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित होता है। एडीएम एफआर आजाद भगत सिंह ने कहा कि इस रंग महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। साथ ही कला और संस्कृति एक समाज का आईना होता है, तो दूसरी तरफ समाज में सकारात्मक सोच का संचार होता है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती हूँ, जो कि रंगमंच में अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है और वहाँ पर खूब रंगमंच खेला जाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कि अभियान चल भी रहा है, तो हमारा जो नाटक है मैं भी माँ बन गया, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया कि कोई भी माँ बनती है, बनता नहीं है, बन गया। तो जब हम ये सोचते हैं कि बेटी की जगह पर सिर्फ बेटा पैदा हो, तो फिर बेटियां कहाँ से आएंगी, फिर बेटे पैदा कैसे होंगे। तो आजमगढ़ के भीतर जो टैलेंट है, इस उत्तर प्रदेश का जो टैलेंट है उसको मंच मिलता और अन्य प्रदेशों का जो टैलेंट है उसको मंच मिलता। जाहिर सी बात है कि कला और संस्कृति किसी भी समाज का एक तरफ तर्पण भी होता है और एक तरफ उसमें संचार का उत्साह का संचार भी करता है। हुनर रंग महोत्सव जो कि आजमगढ़ में हो रहा है और यहाँ आकर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कलाओं का संगम है ये, और यहाँ पे हम लोग आए और बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ किए। और यहाँ पे एक्टिंग होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है, कथक होता है, क्लासिकल होता है, वेस्टर्न होता है, भरतनाट्यम होता है, और नाटक में तो मत पूछिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आकर सारे कलाकार एकजुट होकर एक कला का भरमार पैदा होता है और उसको हम लोग देखते हैं, सीखते हैं और अपने राज्य में, बिहार कैमूर से हम लोग हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जाकर उसको हम लोग बिखेर।
प्रयागराज के संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस बार ये मेला 650 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में लगेगा। पूरे मेला क्षेत्र में 6 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में मेला प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई है। कोविड के बाद शुरू होने वाले इस मेले में तैयारी व्यापक रूप से की गई है। सभी सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा गया। पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता के मद्देनजर सफाई कर्मी की तैनाती की गई है। इस बार का माघ मेला 6 जनवरी के पौष पूर्णिमा स्नान से शुरू होगा और 16 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर समाप्त होगा। कोविड को देखते हुए आने जाने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के लिए सरकार हर तरह की तैयारियां पूरी कर रही है। जैसा आपको पता है कि हर वर्ष की बात इस बार भी हमारा माघ मेला लगभग 650 से लेकर 700 हेक्टेयर में लगेगा। पूरे मेले को हम लोगों ने 6 सेक्टर में बांट रखे हैं। एक सेक्टर को एक अपना SDM जो होता है उसकी निगरानी में एक सेक्टर होता है, उसके साथ में एक डिप्टी SP रैंक का अधिकारी होता है जो सिक्योरिटी को वहाँ पे देखता है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े हमारे संस्थाएँ होती हैं। हमारे जो प्रयागवाल होते हैं वो लोग भी बसते हैं जिनके यहाँ की कल्पवासी रहते हैं। तो बहुत सारे आवंटन हो चुके हैं ज़मीनों की। बहुत लोग यहाँ अपना शिविर लगाना शुरू कर दिए हैं और ये जो हमारा माघ मेला होगा थोड़ा सा आफ्टर कोविड ये पहला मेला होगा जिसमें कि काफ़ी भव्यता दिखेगी। यहाँ पे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं अपनी यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाएंगे। जो गवर्नमेंट की उपलब्धियाँ हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी कुछ वर्षों में उपलब्धि हासिल की है उसको दिखाया जाएगा, उसका शोकास किया जाएगा। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जिले में सरौली गौसपुर ब्लॉक के ग्राम अगेहरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्रा पूजा ने थ्रेशर का ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें गेहूं और भूसा को अलग करने के दौरान उड़ने वाली भयंकर धूल को सोख कर अलग किया जा सकेगा। इस छात्रा ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान आसपास के खेतों में थ्रेशर से गेहूं निकालने के दौरान हवा में उड़ने वाली भयंकर धूल को देखा और इससे सांस लेने में होने वाली तकलीफ को भी महसूस किया। फिर इस परेशानी को दूर करने की ठानी और ऐसा मॉडल बना डाला। छात्रा के इस मॉडल को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इसे इंस्पायर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना है। पूजा के प्रोजेक्ट गाइड राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि उसने कबाड़ के सामान से थ्रेशर का मॉडल तैयार किया है। अगर यह पेटेंट हो गया तो इससे किसानों की धूल की सारी समस्या भी हल हो जाएगी। वहीं पूजा के माता पिता बेटी की इस सफलता से काफी खुश हैं। सर, ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भूसा धूल पृथक्करण यंत्र है। सर, जब हम स्कूल आते थे तो हम स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे तो स्कूल के पास चल रहा था थ्रेशर, तो जिसकी धूल हमारे स्कूल के अंदर आ रही थी, तो जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती थी, जिसके कारण सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, खांसी भी आ जाती थी। सर, इसकी नीड बहुत है, इसका बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि जो आजकल हम जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश में पढ़ाने आते हैं, यहाँ देखते हैं अभी आप फरवरी मार्च में देखें जब गेहूं की कटाई होगी हर तरफ धूल ही धूल होगी। यदि इसका प्रोजेक्ट पेटेंट हो जाता है, इसका हम लोग का प्रोजेक्ट पेटेंट हो जाएगा तो समझ लीजिए धूल उड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगी, पशुओं को साफ भूसा भी मिलना शुरू होगा और धूल का तो नामो निशान नहीं होगा। अभी अगला स्टेप ये हम लोग का राज्य स्तर पर चुन लिए गए 10 मॉडल चुने गए हैं। उन 10 मॉडलों में हम लोग का एक मॉडल है। अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और वहाँ प्रतिभाग करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश के लिए जब आगे जा रहे हैं तो ये मॉडल तो उत्तर प्रदेश के लिए जाएगा, लेकिन पूरे भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल है कि इसको यदि हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण रहित हो जाएगा। जनपद कासगंज में ठंड के प्रकोप को देखते हुए सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लगातार समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं के साथ साथ निर्धन, बेसहारा और जरूरतमंदों को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, तहसीलदार अजय कुमार, नायब तहसीलदार गरिमा सिंह द्वारा कंबल वितरण, रैन बसेरों की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था आदि कार्य भी कराए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं के निरीक्षण और लोगों का हालचाल जानने के लिए जिलाधिकारी सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार रात्रि में भी निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। जनपद में प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों से लोगों को काफी राहत मिल रही है और जनपदवासी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तहसीलदार अजय कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए हर संभव सरकारी मदद दी जा रही है। सरकार द्वारा जो हमारे जिला कासगंज तहसील पर नायब साहब व तहसीलदार द्वारा
सर्दी के मौसम में कंबल वितरण हो रहे हैं वो सभी वृद्धा महिलाओं के लिए तथा विधवाओं के लिए, जो बुजुर्ग हैं। और हमारे तहसील जिला कासगंज पर रोडवेज बस स्टैंड के पास रैन बसेरा लगा हुआ है, वो भी ठीक ठाक है। बिल्लाम पर जो लगाया है वो भी ठीक ठाक है और सरकार हम लोग उनकी बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही है। सरकार कंबल की व्यवस्था करा रही है। अभी तहसील कासगंज को करीब 1333 कंबल प्राप्त हुए, जिसमें माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में विकासखंड कासगंज में और विधायक जी की उपस्थिति में और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विकासखंड सोरो के सभागार में उनका वितरण कराया गया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और हम सभी लोग देर रात्रि में जब कभी भी निकलते हैं औचक रूप से देखते हैं कि सड़क के किनारे अगर कोई पड़ा हुआ है तो उन सबको रैन बसेरे हमारे यहाँ 5 हैं, जिसमें से 3 अस्थायी रैन बसेरे हैं, 2 अस्थायी हैं। तो उसमें भी हम लोग उनकी पर्याप्त व्यवस्था है, उनके लिए कंबल, उनके लिए बिस्तर, उनके लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सारी व्यवस्थाएं सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के आखिरी दिन की अगर बात करें तो आज की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे के साथ गलन ने सर्दी बढ़ा दी है। वाराणसी में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहा, वहीं कानपुर में भी शीतलहर का कहर देखा गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़कने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि नए साल में प्रदेश में पारा और गिरेगा और शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। दिसंबर के मुकाबले जनवरी की ठंड में लोग ज्यादा ठिठुरने को मजबूर हो जाएंगे। और समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद केंद्र सरकार हुई सतर्क। नोएडा में सिरप को बनाने वाली कंपनी मेरियन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियों पर लगाई गई रोक। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालयों का किया निरीक्षण। कहा सभी को मिलेगा प्रदेश की लाभकारी योजनाओं का लाभ। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड और कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़कने की जताई संभावना। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।